बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान, सीनियर वकील फैसल सदीकी साहब। आज हम बात करेंगे 27वीं आइनी तरमीम के कुछ अहम नुकात से मुतल्लिक, जिन पर आइंदा चंद दिनों में अमल दरामद होना है और उसके बाद ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। और फिर जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी हैं, उनके नाम के साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो बरकरार रखा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब नहीं रहेगा। जब ये गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा फिर आईनी अदालत और उसके बाद जो अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में वो जजेस जो किसी न किसी तरह हमें रेजिस्ट करते नजर आ रहे थे, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ जजेस जो रेजिस्ट करते नजर आ रहे थे, इनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं, इस सारे तनाज़ुर पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल सिद्दीकी साहब। सबसे पहले 27वीं आइनी तरमीम जिसने सुप्रीम कोर्ट को दो लख्त कर दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को तो एक एक दर्जा तनज़ली हो गई, क्योंकि वफाकी आइनी अदालत जो है अब सुपीरियर कोर्ट होगी और सुप्रीम कोर्ट जो है एक एपलेट कोर्ट के तौर पर जो है वो जानी जाएगी। इसके बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशंस जो है वो हो चुकी हैं। एक एंगल पे मुझे बताइएगा कि अब वफाकी आइनी अदालत में जो नामजदगियां होनी है, हुकूमत ने करनी है, इन नामजदगियों पे आपका क्या व्यू है? क्योंकि 24 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से जो है वो जजेस वो सिलेक्शन होगी, वो क्राइटेरिया क्या लगता है आपको? और उसी के साथ 239 जो आर्टिकल है आइन का, उसमें पहले भी ये लिखा गया था और अब दोबारा से वो ये भी डाला गया है कि जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ कोई भी अदालत नहीं सुन सकती और ना ही उसकी कोई जुरिस्डिक्शन है। तो मुस्तकबिल में, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने था और अब जो 27वीं आईनी तरमीम भी चैलेंज होगी और आईनी वफाकी आईनी अदालत के सामने आएगी, तो 239 का जो होगा, 239 को सामने रख के क्या आपको लगता है कि ये अदालत जो है उसको जो है वो साइड पे कर देगी और सुनेगी नहीं जो कुछ 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें थी या 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आई? देखिए, दो सवाल हैं। जो पहला सवाल है कि जो कॉम्पोजिशन है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपना कोर्ट जो है बना रही है। ये उसका कोर्ट है। अच्छा। क्योंकि उसकी जो सारी इनिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब की सब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी। तो इसको कोई इंडिपेंडेंट कोर्ट कहना जो है मेरी नज़र में बिल्कुल गलत होगा। और दूसरी ये बात है कि अब इन चीज़ों में अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस बदल गया है, वो अब सुप्रीम अपेलेट कोर्ट बन गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जिसका नाम 56 से पहले फेडरल कोर्ट था, विच वॉज द हाईएस्ट कोर्ट इन द सब कॉन्टिनेंट, उसकी अपील जाती थी प्रिवी काउंसिल, बट इन द सब कॉन्टिनेंट इट वॉज द हाईएस्ट कोर्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बना था, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो 1956 से एग्जिस्ट कर रहा था, जिसको किसी भी डिक्टेटर ने, पिछले 4 जो डिक्टेटर्स थे, उनकी भी मजाल नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट को अबॉलिश कर दे। वो जो 56 का सुप्रीम कोर्ट था, विच मेंट कि इट वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, इट वाज, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट, उसकी जो है मौत हो गई। इसके बारे में कोई किसी किस्म का इबाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो आर्टिकल 189 अब अमेंड हुआ है और उसमें एक नई क्लॉज डाली गई है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को सबऑर्डिनेट कर दिया है टू दी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो सिर्फ एक फेडरल कोर्ट नहीं होगा, वो फेडरल गवर्नमेंट का कोर्ट होगा। ठीक है, उसको फेडरल कोर्ट नहीं कहना चाहिए, उसका असल में होना चाहिए FGC, फेडरल गवर्नमेंट कोर्ट। अब तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है, अब मेरे ख्याल में कोई फॉर्मल फ्यूनरल प्रोसीडिंग्स हो जानी चाहिए, क्योंकि जो है तहरीर में तो लिख दिया गया है उसकी मौत। ठीक। जहां तक दूसरी बात है कि आर्टिकल 239 की जो अमेंडमेंट है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती, देखिए, इसके ऊपर
जो पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस है और सब कॉन्टिनेंट की जो जूरिस्प्रूडेंस है वो बिल्कुल क्लियर है। ये क्लॉजेज कभी भी किसी अदालत को नहीं रोक सकती, एक सुपीरियर कोर्ट को, कि वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एग्जामिन करे जो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे। जरा सोचें, अगर कल पार्लियामेंट जो है वो फिरौन की तरह ये अमेंडमेंट कर देती है कि इस मुल्क में जो बच्चा पैदा होगा अगले साल में उसको मार दिया जाएगा, तो आप क्या कह रहे हैं कि वो अमेंडमेंट चैलेंज नहीं हो सकती? या ये जो हमारा लेजिस्लेचर है ये कुरान और सुन्ना की जो हुक्मरानी है वो अबॉलिश कर देती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो वो चैलेंज नहीं हो सकती। तो ये बेवकूफ़ाना प्रोविजन है, मुझे इनको देख के सिर्फ हंसी आती है। लेकिन ये है जिसे मैं कहूँगा जूरिस्प्रूडेंशियल पोजीशन। प्रैक्टिकल पोजीशन ये है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट का कोर्ट है अब, इनके ऊपर बहुत जुल्म होगा। अच्छा, ये जुल्म नहीं करना चाहिए इनके ऊपर कि इनके पास जाएं और इनसे ये कहा जाए कि आप एक ऐसा काम करें जिससे आपकी भी नौकरियां चली जाए, ठीक है ना, आप डिमोट हो जाए, ठीक है, आप कोर्ट ना रहे। ये तो मेरे ख्याल में जुल्म होगा। मेरे ख्याल में किसी वकील को ये जुल्म नहीं करना चाहिए इनके ऊपर। और मीर साहब की हमेशा वो बात याद रखनी चाहिए कि मीर क्या सादा हो, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो ये ना करें, ये मीर साहब जो है 200 साल पहले बता गए थे, कुछ जरा अकल के नाखून। अच्छा, एक जो बहुत ज्यादा डिस्कशन भी इस पे हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जजमेंट्स हैं, जिसकी आप भी हवाला दे रहे हैं कि वो इस जो फेडरल गवर्नमेंट कोर्ट जो है उस पर बाइंडिंग नहीं होंगे, तो अब क्या जो बोलेंगे वही आइन की तशरीह होगी, फ्रेश उसको कहेंगे? हम क्या कहेंगे? मतलब 239 पे भी आपने जो पाकिस्तान में जो मुरवजा जो कानून है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं उसके हवाले से कि वो देखते रहे हैं, तो अब क्या होगा? मतलब वफाकी आईनी अदालत जो बोलेगी वही तशरीह होगी, बेशक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स माजी में मौजूद हों। लगता तो यही है कि इनके ऊपर एक ही चीज बाइंडिंग होगी जो फेडरल गवर्नमेंट कहेगी, ठीक है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते तो बहुत अच्छी बात थी, ठीक, कि वहां से जो डायरेक्शंस आए वो इनके ऊपर बाइंडिंग होंगे। लेकिन वो शायद डाल नहीं सकते थे, वो डिफैक्टो पोजीशन होती है। बिल्कुल। देखिए, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में कुछ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा रेडिकल और खौफनाक एक्सपेरिमेंट है जिसमें बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हमने जितनी भी कानून की डेवलपमेंट की है कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे पिछले 150 साल में, उसको हम नहीं मानते। तो और हमारा दिल चाहेगा तो वो हम अपना लेंगे, हमारा दिल चाहेगा तो हम नहीं अपनाएंगे। तो अब ऐसी चीज के बारे में इंसान क्या कह सकता है? ये खुद ही तय करेंगे, ठीक, कि ये मानते हैं या नहीं मानते। तो मेरे ख्याल में इन्होंने जिसे जो कानून की एक बुनियादी प्रिंसिपल होता है जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, कि जो प्रीवियस अदालतों के फैसले होते हैं वो आपके ऊपर बाइंडिंग होते हैं क्योंकि आप उनकी कलेक्टिव विजडम से सीखते हैं। पहली बात ये होती है। दूसरी ये बात होती है कि अगर वो बाइंडिंग ना हो आपके पास तो लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो क्या सही है कॉन्स्टिट्यूशनली, क्या गलत है। वो तो सिर्फ पुराने फैसलों से ये जान सकते हैं। अगर वो पुराने फैसलों की कोई बाइंडिंग नेचर नहीं है, कोई प्रेसिडेंट वैल्यू नहीं है, तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। आप हर रोज जो है एक नया कानून इन्वेंट कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज के अब जी इनके ऊपर ही है, ये जो कहेंगे वो कानून होगा, जो कहेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन। आपको लगता है कि 26वीं तरमीम का जो केस था जिसके खिलाफ 3 दर्जन के करीब दरखास्तें थी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मंदोखेल कमेटी में थे जो जिसने ये केस फिक्स करना था, तो इस केस में जो डिले हुआ है, इसमें ताखीर हुई है, इसका फैसला नहीं होने दिया गया, तो आपको लगता है कि ये इनडायरेक्टली हुकूमत को सहूलतकारी हुई या की गई सुप्रीम कोर्ट से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में हुकूमत को ज़्यादा फैसला होता अगर ये केस जल्दी
इसका फैसला हो जाता, क्योंकि फ्रैंकली हमें ये नज़र आ रहा था कि ये डिसमिस होगा। ठीक। और अगर ये डिसमिस हो जाता और हुकूमत इस चीज़ में कामयाब हो जाती, तो फिर वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहती कि देखिए हुकूमत ने भी, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो पहले भी चैलेंज हुई थी अमेंडमेंट, उसको डिसमिस कर दिया, फिर कोई 27वीं अमेंडमेंट को के बारे में कुछ गुफ्तगू भी नहीं कर पाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो मेरे ख्याल में ये वकला की कामयाबी है कि डिस्पाइट के हुकूमत चाहती थी कि इसका फैसला हो जाए, इसका फैसला नहीं हुआ। अच्छा। और जितनी लेजिटिमेट 26th अमेंडमेंट थी, मेरे ख्याल में 26th अमेंडमेंट एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था, ये तो एक इलेजिटिमेट फादर एंड मदर है, ये 27th अमेंडमेंट। कल जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़ी तारीफ की चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की। उन्होंने कहा कि उन्होंने आइन के दायरे के अंदर रहकर हमारी बहुत मुआवनत की, और साथ ही हुकूमत ने एक पर्सन स्पेसिफिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो टाइटल है उनके लिए रख दिया कि ये आपको मिलेगा, आइंदा आने वाला जो है वो उसका हम क्राइटेरिया उन्होंने बना दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं कि चीफ जस्टिस के किरदार, उनका जो रोल था, उनका जो इदारा है, वो उसकी मौत जिस तरह आपने कहा वो हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसको हुकूमत ने ये कहकर फिर टाइटल देकर उनको तो कटहरे में नहीं खड़ा कर दिया? उनको जवाब देना चाहिए अब इसका कि कहाँ आपने मुआवनत की। देखिए, मुझे तो इसकी मिसाल वो लगती है कि जो कॉलोनियल इंडिया में अंग्रेज़ों के साथ देते थे, फिर हुकूमत उनको टाइटल देती थी। अच्छा। और प्रिविलेजेस देती थी। तो यहाँ पे भी लगता यही है कि ये हुआ है, लेकिन मेरा ये ख्याल है, आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड याह्या अफरीदी साहब एज एन एल्डर ब्रदर, लेकिन मेरे ख्याल में ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। और ये एक ऐसी गलती है कि अब वो कुछ भी कर लें, ठीक, वो इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। मुझे ये लगता है कि हुकूमत ने इन अ सेंस उनको मामू बनाया है। उनकी तरफ से रिक्वेस्ट ये आई होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसका टाइटल रिस्टोर किया जाए, जो मेरी नज़र में एक माइनर इशू था इस 27वीं अमेंडमेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं रहता तो आप टाइटल लेके क्या करेंगे? ये तो उन्हीं की तरह है कि वो एक जो लोग हैं ना, जो अभी भी कहते हैं कि हम रूरल ऑफ जूनागढ़ हैं, ठीक है ना, और वो ये नहीं मानना चाहते कि जूनागढ़ इंडिया का पार्ट है, वो उसी तरह की आप बातें फिर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। तो उन्होंने मेरे ख्याल में ये रिक्वेस्ट की होगी, हुकूमत ने उनको मामू इस तरह बनाया कि उन्होंने कहा ठीक है, आपको हम ये लेबल दे देते हैं और किसी को नहीं देंगे। तो उससे पूरा ये इंप्रेशन मिलेगा कि जैसे उन्होंने कोई सौदाबाजी कर ली है, गवर्नमेंट ने कह भी दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि आफ्टर मुनीर, जस्टिस मुनीर, जिन्होंने बुनियाद रखी थी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रक्शन की, अगर किसी ने उस जस्टिस मुनीर के मिशन को कंप्लीटली अकॉम्प्लिश कर लिया है बाय कंप्लीटली अबॉलिशिंग द सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक इट इज याह्या अफरीदी। और याह्या अफरीदी साहब का मुझे रोल उसी तरह लगता है जिस तरह अयूब खान और याह्या खान का रिश्ता था। जो पाकिस्तान के डिस्ट्रक्शन की बुनियाद रखी, यानी पाकिस्तान के तोड़ने की बुनियाद रखी, वो रखी तो थी अयूब खान ने अपनी डिक्टेटरशिप के थ्रू, जिससे नाइंसाफियां पैदा हुई इस पाकिस्तान में हमारी बंगाली भाइयों और बहनों में। लेकिन अयूब खान वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही न्यू कि उसके रूल का क्या नतीजा होगा, और जब डेमोन्स्ट्रेशन हुआ तो वो चले गए। तो अल्टीमेटली जो जिसके खाते में वो डिस्ट्रक्शन आई वो याह्या खान था। इसी तरह ये 27वीं अमेंडमेंट एंड डिमोलिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जो बुनियाद रखी है तो काजी फैज ईसा ने रखी जी, ये 26वीं अमेंडमेंट के होने पे रखी गई थी, ये सीनियर मोस्ट जज के साइडलाइन होने पे रखी गई थी, जो 26वीं अमेंडमेंट का नतीजा था। लेकिन उसका जो फ्यूनरल है वो प्रिसाइड किया है याह्या अफरीदी साहब। तो ये एक एप्ट, उधर भी याह्या खान थे, यहाँ पे भी याह्या अफरीदी साहब हैं,
तो सिर्फ काजी फायज ईसा और अयूब खान का नाम मैच नहीं करता। मैच नहीं करता था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, इनके साथ और भी जो जजेस हैं वो हमें रजिस्ट करते जो है वो नज़र आए। तो अक्टूबर 2024 में याया अफरीदी साहब जब चीफ जस्टिस बन रहे थे, उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट से ये बात पता चल रही थी कि याया अफरीदी साहब आए हैं तो वो नहीं करेंगे जो काजी फायज ईसा ने किया। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि 50 साल की जो दोस्तियां थी वो ख़त्म हो गई, याया अफरीदी, मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला की। तो अब इसका एंड आपको क्या नजर आ रहा है? एंड तो हो, दोस्तियां तो खत्म हो चुकी, मजीद इसमें आप क्या देख रहे हैं? अब कुछ लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे अभी भी? देखिए, ये इन जजेस की ग्रेटनेस है कि वो मंसूर अली शाह साहब हों या अतर मिनल्ला साहब हों, कि जहां उनकी पर्सनल दोस्तियों का मामला था और वो अगर क्लैश किया उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज के साथ, तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को बरतरी दी। ये उनका बड़ापन है। और अगर आप जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का देखें तो लोग कहते थे याया अफरीदी साहब के आने के बाद कि ये तो डिफैक्टो चीफ जस्टिस है, उनके इतने करीब थे याया। जी जी। लेकिन वो उन्होंने सब कुर्बान कर दिया जब उनको नजर आया कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ही इज बेसिकली going to destroy the Islamabad High Court, which is now being destroyed as a constitutional court, जब उन्होंने वो ट्रांसफर अलाउ किया। तो यही बात होती है कि जब ये वक्त आता है तो लोगों को फैसला करना होता है कि वो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को बरतरी देंगे, अपने पर्सनल बेनिफिट्स को बरतरी देंगे, या जो कौम ने उनको ड्यूटी दी है, जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, उनको बरतरी देंगे। और मेरे ख्याल में जजेस लाइक मंसूर अली शाह साहब एंड अतर मिनल्ला साहब, और भी जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा एंड और भी जस्टिस अकील एंड और भी, मैं बहुत के नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन और भी हैं, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट में, मेरे ख्याल में सब ने रेजिस्ट किया है, सब ने डिसेंट किया है। बट सैडली जो लीडर होता है किसी भी कोर्ट का, वो डिटरमिन करता है किसी कोर्ट के डायरेक्शंस को। एंड इन दैट सैडली द करंट चीफ जस्टिस has disappointed not simply his colleagues, not simply the lawyers, but the entire nation. क्योंकि चले लोग ये भी बर्दाश्त कर जाते, फॉरगिव नहीं करते, बर्दाश्त कर जाते कि आप चुप रहे, आप वीक थे और पार्लियामेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने ये बुलडोज कर दी। लेकिन वो बुलडोज के बदले में आपने एक पर्सनल बेनिफिट लिया, टाइटल को अपने हद तक महदूद कर दिया। ये कोई नहीं समझेगा कि आपने ये क्यों किया, किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया, और ये कोई फॉरगिव नहीं करेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपको लगता है कि इस सारा कुछ होने के बाद अब जुडिशरी से कोई इस्तीफे भी आ सकते हैं? ये और जनरल क्वेश्चन, और स्पेसिफिक, क्या याया अफरीदी साहब जिन्होंने पर्सन स्पेसिफिक हुकूमत ने उनको एक्सपोज कर दिया, आगे चलकर वो भी कहीं फील करेंगे कि वो उनको भी रिजाइन देना पड़ जाए? मेरे ख्याल में इस्तीफे आएंगे, ठीक, और कोर्ट से भी आएंगे, और आप देखिएगा कुछ वकील जो इम्पोर्टेंट पोजीशन में, वो भी इस्तीफे देंगे। ये मेरी नज़र में ये वही वक्त है जो हमने नवंबर 3 के बाद गुजारा था, कि जब लोगों ने रेजिस्ट किया था। क्योंकि मेरी नज़र में ये जो चीज़ है 27वीं अमेंडमेंट, ये PCO3 थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है। तो मकसद वही है, उसके मीन्स बदल गए हैं। देखिए, मेरी ये प्रेडिक्शन है कि याया अफरीदी साहब विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट हिज टर्म। अच्छा, उनको अंदाज़ा नहीं है कि जिस लेवल का क्रिटिसिज्म, जिस लेवल का गुस्सा बाहर से और अंदर से आएगा, उनको अंदाज़ा नहीं, और वो अब इसको नहीं रेक्टिफाई कर सकते।
मतलब अब वो कुछ नहीं कर सकते कि इसको दुरुस्त कर दें। लोगों को अंदाजा नहीं है कि जो उन्होंने किया है वो सिर्फ उनकी अमेंडमेंट पर्सन स्पेसिफिक है। लोग समझते हैं जरदारी साहब की अमेंडमेंट पर्सन स्पेसिफिक है, लोग समझते हैं फील्ड मार्शल साहब की अमेंडमेंट। उनमें उनके उन अमेंडमेंट्स में तो जरदारी साहब ने अपने आप को भी दिया है प्रोटेक्शन और अपने फ्यूचर प्रेसिडेंट्स को भी दिया है। फील्ड मार्शल साहब ने भी अपने आप को भी दिया और फ्यूचर फील्ड मार्शल और फिर मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द सीज उनको भी दिया। जो याया साहब ने अपने हक में अमेंडमेंट करवाई है वो सिर्फ बेनिफिट उनको मिलता है। तो अगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कोई स्पेसिफिकली पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट है वो याया अफरीदी साहब वाली अमेंडमेंट है टाइटल की। और मेरे ख्याल में ये एडवाइस उनको सिर्फ उनके दुश्मन कर सकते थे, ये पाकिस्तान का कोई शहरी एक्सेप्ट नहीं करेगा और ख़ास तौर के इस मुल्क के नौजवान। The only honorable thing for him to do now is to resign. अच्छा, अब बड़ा जो फोकस्ड है सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आप पूरे मुल्क के जो जजेस हैं उनको जानते भी हैं, उन पर आप नज़र भी है। लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर, सिंध, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, आपको लगता है उन हाई कोर्ट से भी कोई रेजिस्टेंस है, आएगी, हो सकती है? देखिए हर जगह इंडिपेंडेंट जजेस हैं, दैट इज वाई इन्होंने ट्रांसफर प्रोविजन ली है कि जब इनको नजर आएगा कि कोई जज असर्ट कर रहा है उसको ये ट्रांसफर कर देंगे। तो लेकिन ये चीजें वर्क नहीं करेंगी जी। देखिए इस मुल्क में एक बहुत हिस्टोरिक ट्रेडिशन है रेजिस्टेंस का और वकीलों में भी है, इस मुल्क की अवाम में भी है। ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, वक्ती तौर पे वर्क कर जाएंगी। नवंबर 3 के बाद भी मुशर्रफ साहब ने 63 जजेस को निकाल दिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, 45 दिन का मार्शल लॉ लगाया, वो अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर दी, फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलके उस रिजीम ने कोई 100 के ऊपर जज भर दिए, तो सब रिवर्स हो गया। आखिरी सवाल, नवंबर 3 की आप मिसाल दे रहे हैं कि उसके बाद रेजिस्टेंस हमने देखी और पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी, उस जैसी, उससे कम या उससे ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रही है? और कितने अरसे, मतलब हम साल बाद देखेंगे कि कोई रेजिस्टेंस शुरू हो गई है, या 6 महीने बाद, या 2 साल के बाद, या बहुत जल्द? में देखिए रेजिस्टेंस तो अमली तौर पर जो वकला तहरीक हम उसको नाम दे लेते हैं कि उस लेवल का काम, जरूरी नहीं है कि ये रेजिस्टेंस आपको वकला तहरीक के बैनर के नीचे ही नजर आए। देखिए इस मुल्क का मैं आपको बता दूं, इस मुल्क में क्लियर डिवीजन है लॉयर्स में। जो लॉयर्स 45 के ऊपर हैं वो अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो यंग वकील है ना वो अपनी इज्जत के बारे में सोचते हैं और उनको मालूम है कि उनकी इज्जत अटैच्ड है कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत के साथ, उनकी इज्जत अटैच्ड है एक इंडिपेंडेंट कोर्ट के साथ। तो वो तो यंग वकील तो मोबिलाइज्ड है इस मुल्क में। सैडली इसकी लीडरशिप को के साथ एक कैप्चर है स्टेट का। और देखिए जो साकिब, जो हमें इससे एक लेसन समझना चाहिए, एटलीस्ट मैं जो लेसन लेता हूँ, और ये मेरे कुलीग जिब्रान नासिर साहब ने मुझे बताया, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, हमें एक गलती आज के बाद नहीं करनी चाहिए जो हमने गलती की। हमें किसी इंडिविजुअल को हीरो नहीं बनाना चाहिए। जब हम किसी इंडिविजुअल को हीरो बनाते हैं, वो क्या इफ्तिखार चौधरी हो, वो क्या काजी फैज ईसा हो, वो क्या याया अफरीदी हो, तो होता ये है कि उनको हम पावरफुल कर देते हैं और फिर जिस वक्त उनमें लालच डेवलप हो जाती है पर्सनल, तो वो सौदेबाजी कर लेते हैं। तो ये हमें गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। हमें अपना फ्यूचर हैंडओवर नहीं करना चाहिए किसी इंडिविजुअल को, और ये हमने गलती की। हमने जब 26 अमेंडमेंट आई, मेरे ख्याल में हमारे सीनियर्स ने हमें उस वक्त एडवाइस किया था, जो हमने इग्नोर की, कि याया अफरीदी साहब को अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहिए। अच्छा। और उनको मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के साथ खड़ा होना चाहिए, बनाने देते चौथे को। ठीक। बहुत रेजिस्टेंस होती कोर्ट में, लेकिन वो याया अफरीदी साहब ने जब एक्सेप्ट कर लिया तो हम समझे कि अब ये इंडिविजुअल हमें बचा लेगा, और यही होता है। इसी तरह हमने काजी फैज ईसा के हवाले से भी सोचा कि ये इंडिविजुअल हमें बचा लेगा।
इफ्तिखार चौधरी साहब की तो मेरे ख्याल में क्रेडिट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिर उन्होंने डिसअपॉइंट भी की। तो हमें एज वकला ये समझना चाहिए, नंबर वन, जो ज़रा एडवांस स्टेज के वकला हैं उनकी तरफ ना देखें, ठीक। वो कोई तहरीक नहीं चला सकते। फैसल सिद्दीकी जैसे बुढ़े वकीलों को भूल जाए, ये बुढ़े हो गए, ये सिर्फ अपने प्रैक्टिस के बारे में सोचते हैं, अपने प्रिविलेजेस के बारे में सोचते हैं। यंग वकीलों को मोबिलाइज करें, जिस तरह कल कराची में जी मोबिलाइज, जी, कराची बहुत बड़ा ये यंग वकील, जिस तरह जो यंग क्राउड था जिसने फरवरी 8 को वोट किया अपने फ्यूचर के लिए, ये इस मुल्क को बचाएगा। और इन यंग लोगों को कोई ताकत पाकिस्तान में नहीं रोक सकती कि ये अपना फ्यूचर अपने हाथों से बनाए। और वो फ्यूचर अगर पाकिस्तान को रहना है तो सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल पाकिस्तान का है, और किसी किस्म का पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं है। डिस्ट्रक्शन हो सकती है। आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रॉय किया है, कल ये इसी तरह इस मुल्क को डिस्ट्रॉय कर दें। बहुत शुक्रिया फैसल सिद्दीकी साहब ने मुख्तलिफ एंगल से हमने बात की कि 27वीं आईनी तरमीम क्या है, कैसे अमल दरामद होगा और रेजिस्टेंस कैसी है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस क्या है। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।